हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाला सिर्फ देश का बेटा होता है। देश की माटी की रक्षा में जान देने वाला सिर्फ भारत का सपूत होता है। आतंक के खिलाफ जंग में कुर्बानी देने वाला सिर्फ अपने मुल्क का जाबाज होता है। अपने राष्ट्र की रक्षा में जान देने वाले का मजहब आज तक किसी ने नहीं पूछा। शहीद को आखिरी सलामी में तुरही से निकलने वाली धुनें कभी धर्म का हिसाब नहीं रखती। शहीद के सम्मान में उल्टा किए जाने वाली राइफल्स कभी शहीद के मजहब का फर्क नहीं करती। शहीद के शरीर में लिपटे तिरंगे में कभी रंग का फर्क नहीं होता, क्योंकि शहीद सिर्फ शहीद होता है। वो मुल्क का हीरो होता है, वतन की प्रेरणा होता है, और इसीलिए शहीद सियासत की वजह नहीं होना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में मजहबी सियासत की रोटी सेकने वाले शहीद के धर्म पर भी राजनीति का धंधा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ हिंदुस्तान के जवान देशवासियों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के नेता उन कुर्बानियों को मजहब में बांटकर सियासत की रोटी सेक रहे हैं। इसी अफसोसजनक हालत की वजह से आज सेना को यह कहना पड़ा कि शहीद और शहादत के बीच मजहब का फर्क करना नासमझी की बात है। एक दिन पहले अज़दुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जांबाजों को धर्म के आधार पर बांटने, राजनीति करने की कोशिश की थी। आज सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने ओवैसी का बिना नाम लिए कहा कि हम अपने शहीदों को धर्म से जोड़ते नहीं हैं। People of J&K and the Valley yesterday they have shown, I think it's a testimony for all those who are wanting to communalize it. So we take on the religion of our troops. We do not communalize any of them. It is only for people who don't know the inside of the functioning of the armed forces. जिस फौज को सरहद पर दुश्मनों से लड़ना है, देश के अंदर गद्दारों को दुरुस्त करना है, आतंक के खिलाफ अभियान चलाना है, उस फौज को शहादत में मजहब की बात पर बोलना पड़ता है। और उसकी वजह है ये चेहरे। AIMIM के अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित हिंदुस्तान की सियासत में ये वैसे दो चेहरे हैं जिन्हें लगता है कि देश पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों के धर्म की बात कर राजनीति का धंधा चमक सकता है। 7 में से 5 मरने वाले कश्मीरी मुसलमान हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसको गोली लगी। अब 7 में 5 कश्मीरी मुसलमान मारे गए, तो अब इसके ऊपर क्यों नहीं बोला जा रहा है कि मरने वाले भी कश्मीरी मुसलमान हैं? इस पर खामोश क्यों है पूरे मुल्क में? इतना सन्नाटा क्यों है? संघ परिवार के लोग हैं जो बार बार इस चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक तरीके से उनमें न राष्ट्रभक्ति है, न वो भारत को अपना देश मानते हैं। दरअसल देशभक्ति का सवाल उन पर नहीं जो मुल्क में अल्पसंख्यक हैं। देशभक्ति का सवाल तो इन सियासतदानों पर है जो शहादत पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। ओवैसी सेना का अपमान कर रहे हैं। जिस तरह की पॉलिटिक्स ओवैसी कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, बड़े शर्म की बात है। सेना ने सच ही कहा है कि देश पर जान कुर्बान करने वालों का जज्बा संप्रदाय की सियासत करने वाले क्या समझेंगे। और क्वेश्चन आवर में आज का सवाल भी यही है कि क्या सेना को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले ओवैसी को माफी मांगनी चाहिए। और हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं हमारे साथ। हम आपको बता दें एक बार फिर आज का सवाल, क्या सेना को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले ओवैसी को माफी मांगनी चाहिए। आप अपना जवाब हमें SMS कर सकते हैं। हाँ के लिए टाइप करें NN, स्पेस दें यस। अगर आपको लगता है ना तो आप टाइप करें NN और स्पेस देकर लिखें नो। और आप अपने जवाब को 56070 पे आप हमें भेज सकते हैं। आप ट्विटर के जरिए भी अपनी राय साझा कर सकते हैं, #NN क्वेश्चन R के जरिए। तो सेना, सैनिक और शहादत को लेकर हमारे देश में राजनीतिक संवेदनहीनता की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार के आरा के रहने वाले शहीद मुजाहिद खान ने आतंकियों से लड़ाई लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। इस शहीद का पार्थिव शरीर जब आरा पहुंचा तो आरोप है कि ना तो वहां कोई विधायक या सांसद था और ना ही सरकार का कोई मंत्री, यहां तक कि जिले के प्रशासनिक अफसर तक वहां नदारद थे। यह हाल तब था जब एक दिन पहले CM नीतीश कुमार शहीद मुजाहिद के बलिदान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते दिख रहे थे।
इन तस्वीरों में जरा हिंदुस्तान की जनता के जज्बात समझिए। बिहार के आरा जिले में शहीद मुजाहिद के अंतिम दर्शन में उमड़े इस जन सैलाब की भावना देखिए। बिहार के एक बेटे ने देश की रक्षा में बलिदान दिया था और उसकी अंतिम विदाई में मानो पूरा जिला मौजूद था। लेकिन हजारों की भीड़ में वो यहाँ मौजूद नहीं थे जिन्हें होना ही चाहिए था। ये 3 तस्वीरें देश पर कुर्बान होने वालों के सम्मान की हैं, लेकिन इसमें आपको एक फर्क दिखेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में शहीद के सम्मान में मुख्यमंत्री मौजूद होता है, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इतनी फुर्सत नहीं होती। ये और बात है कि एक दिन पहले नीतीश कुमार ने शहीद मुजाहिद की शहादत पर बड़ी बड़ी बातें की थी। उनके परिवार के साथ हम सब लोग हैं, पूरा बिहार है, और जो कुछ भी हम लोगों से संभव है हम सब उनके परिवार की सहायता भी करेंगे, राज्य सरकार की तरफ से भी। लेकिन उसी शहीद मुजाहिद के सम्मान में ना तो सरकार का कोई मंत्री पहुंचता है और ना ही बीजेपी और जेडीयू का कोई बड़ा नेता। देश के लिए शहीद हुआ, उसके सम्मान में आप किसी मंत्री तक को नहीं भेज रहे। इवन जिला का डीएम और एसपी तक नहीं पहुंचे, छोटे अधिकारियों को भेज दिया। आज तो मैं नहीं जा सकता था कहीं। ये राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति का दौरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शहीद मुजाहिद श्रीनगर के करण नगर इलाके में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। महज 25 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान हो चुके मुजाहिद में बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। टीम न्यूज नेशन। और इस बीच एक अच्छी खबर है, हथियारों की कमी से जूझती हिंदुस्तान की फौज के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने फौरन असॉल्ट राइफल्स, LMG और कार्बाइन की खरीद को मंजूरी दी है, जबकि आर्मी और एयरफोर्स के लिए करीब 6,000 स्नाइपर राइफल्स विदेशों से खरीदी जाएंगी। साथ ही रक्षा खरीद परिषद ने नेवी के लिए एडवांस टारपीडो डिकॉय सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी है। भारतीय सेना की धार और वार को बढ़ाने के मकसद से रक्षा मंत्रालय ने 15,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा सौदों को हरी झंडी दे दी है और इस रकम से सबसे पहले वो जरूरत पूरी की जाएगी जिसे भारतीय सेना की इन्फेंट्री को दरकार है, यानी असॉल्ट राइफल। डीएसी ने असॉल्ट राइफल्स के लिए 12,280 करोड़ रुपए का बजट क्लियर किया है, जिससे इन्फेंट्री के लिए 7 लाख से ज्यादा असॉल्ट राइफल्स खरीदी जाएंगी। असॉल्ट राइफल के साथ ही साथ इन्फेंट्री के लिए स्नाइपर राइफल्स भी खरीदी जाएंगी। पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान से लगी LOC पर लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जब पाकिस्तानी फौज ने स्नाइपर्स के जरिए भारतीय फौजियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसीलिए 982 करोड़ रुपए की लागत से 5,719 स्नाइपर राइफल खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया है, ताकि LOC पर पाकिस्तान की करतूतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। आर्मी और बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सुरक्षा बलों के लिए डीएसी के इस फैसले में तीसरा अहम कदम उठाया गया है। लाइट मशीन गनों की खरीद को लेकर लाइट मशीन गन्स के लिए 1,819 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और LMG फास्ट ट्रैक रूट के जरिए खरीदी जाएंगी। आर्मी के साथ ही साथ नौसेना की जरूरतों का भी डीएसी के इस फैसले में पूरा ख्याल रखा गया है। 850 करोड़ रुपए एंटी सबमरीन काउंटर मेजर सिस्टम मारीच के लिए रखे गए हैं। मारीच का कामयाब परीक्षण हो चुका है और अब इसके निर्माण की तैयारी है। मारीच एडवांस सबमरीन डिकॉय सिस्टम है। ये किस तरह काम करता है वो आप इस एनिमेशन के जरिए समझ सकते हैं। समंदर में तैरती पनडुब्बी को निशाना बनाकर अगर कोई टॉर्पीडो फायर किया जाता है तो मारीच फौरन सिस्टम के जरिए सबमरीन को अलर्ट कर देता है और टॉर्पीडो की रेंज और रफ्तार का पता लगाकर मारीच को डिप्लॉय कर दिया जाता है। पानी में जाकर मारीच एक चक्रव्यूह बनाता है जिसमें टारगेट करने आए टॉर्पीडो को मल्टीपल टारगेट मिलने लगते हैं। ये सभी डिकॉय तरंगे फेंकते हैं जिनके जाल में फंसकर टॉर्पीडो तब तक घूमता रहता है जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो जाता। डीएसी के फैसले जल्द ही लागू हो जाएंगे और इस खरीद के साथ ही बढ़ जाएगी हिंदुस्तान के जांबाजों की ताकत। टीम न्यूज नेशन।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान किस धूर्तता के साथ आतंक का खेल खेल रहा है, उसकी एक मिसाल जैश ए मोहम्मद के आतंकी के वीडियो से मिलती है। करीब 2 मिनट का ये वीडियो जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती वकास का है। इसमें यह आतंकी कश्मीर में आतंक फैलाने के जो बहाने बता रहा है, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुनिए इस आतंकी ने क्या कुछ कहा है। हाँ मेरे भाइयों, सब आ जाओ और ये आज़म करो कि हम कुफर के ऊपर फिदाई हमले करके इस बात को साबित करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा के जांबाज सपूत जिंदा है। मैंने जब अफजल गुरु शहीद रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि इंडिया ने उसको फांसी दी, तो मैंने ये कसम ली कि मैं इंशाअल्लाह इंडिया से इसका बदला जरूर लूंगा। दिल्ली पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बाटला हाउस एनकाउंटर में फरार खूंखार आतंकी जुनैद को दिल्ली पुलिस ने नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 4 बड़े सीरियल धमाके में शामिल होने का आरोप है। इन धमाकों में 165 लोगों की जान गई थी। तारीख 19 सितंबर 2008, जगह राजधानी दिल्ली का बाटला हाउस। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था पूरा इलाका। इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने मार गिराया था और 2 आतंकी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। अब 10 साल बाद उनमें से एक खूंखार आतंकी आरिस उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। आरिस उर्फ जुनैद को भारत नेपाल बॉर्डर के पास बनबासा इलाके से गिरफ्तार किया। मोस्ट वांटेड आरिस पर एनआईए और दिल्ली पुलिस ने 15 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। 2007 में उत्तर प्रदेश कोर्ट के सीरियल ब्लास्ट में इसकी तलाश थी। 2008 के जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में भी ये मोस्ट वांटेड था। 2008 के सितंबर में दिल्ली के पहाड़गंज, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश और बाराखंबा में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में कम से कम 26 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस को इसी सिलसिले में जुनैद की तलाश थी। ये बाटला हाउस का एक वांटेड एक्यूज्ड है और 4 सीरियल ब्लास्ट में ये वांटेड है। यूपी कोर्ट के 2007 के सीरियल ब्लास्ट हैं, 2008 के जयपुर के, अहमदाबाद के और दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट हैं। इन सभी सीरियल ब्लास्ट में इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रोल एक्सप्लोसिव्स लाने, आईडीज प्लांट करने, रेकी करने सभी में शामिल रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला जुनैद बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद नेपाल भाग गया था और कुछ सालों बाद फर्जी पासपोर्ट से अरब चला गया, जहां से वो नेपाल आता जाता रहा। जुनैद इन दिनों फिर से भारत में इंडियन मुजाहिदीन और सिमी का नेटवर्क बनाने में जुटा था। ये और तौकीर मिलके इंडियन मुजाहिदीन को रिवाइव करने का और सिमी को रिवाइव करने का प्लान बना रहे थे। तो इनकी जो नेफेरियस डिज़ाइन थी उसको हम लोगों ने निप इन द बड जैसे कहते हैं वो कर दिया है। जुनैद की गिरफ्तारी के बाद आतंकियों के नापाक मंसूबे ध्वस्त हो गए। अब पुलिस इस मामले में चौथे आतंकी के राज उगलवाने की कोशिश करेगी। इसकी दुर्दांतता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके द्वारा किए गए धमाकों में देश भर में 165 लोगों की जान जा चुकी है और 535 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर केजरीवाल ने अपने 3 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। 3 साल के जश्न के मौके पर केजरीवाल ने आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा काम करने और वादे पूरे करने का दम भरा, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने केजरीवाल को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 3 साल में 11 फ्लाईओवर बनाए, उन्होंने 15 साल में 57 फ्लाईओवर बनाए थे। 3 साल केजरीवाल। दिल्ली सरकार 3 साल के कामकाज का जश्न मना रही है। सरकार के मंत्री अपने कामकाज को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। 3 साल पूरे होने के मौके पर केजरीवाल ने अपने मंत्रियों के साथ अपनी उपलब्धियों का बखान किया। 3 साल पूरे होने पर केजरीवाल ने जो बड़े दावे किए उन पर एक नज़र डाली है। 3 साल में सारे वादे पूरे करने का दावा, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा काम करने का दावा, दिल्ली में 786 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी पीठ थपथपाई। क्योंकि जब सरकार ईमानदार होती है तो सब कुछ हो सकता है। जो काम पहले 100 रुपए में ये जितना काम किया करते थे, उतने ही उससे दुगने काम हम 100 रुपए में कर लेते हैं। एक तरफ केजरीवाल ने कामयाबी का बखान किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 12वीं के अंदर 39,000 बच्चे कम पास हुए हैं एज कम्पेयर टू 3 साल पहले। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे 111 डिस्पेंसरीज बंद हो गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नया हॉस्पिटल नहीं खुला है, फ्लाईओवर्स नए बन रहे हैं, मेट्रो पहली बार अपने समय से 3 साल लेट चल रही है। इसका मतलब कि उनकी सबके साथ साठगांठ है, सारी संस्थाएं उनके इशारे पे काम कर रही हैं और दिल्ली पीछे जा रही है। पिछले 3 सालों में दिल्ली कितनी बदली, ये तो बात की बात है, लेकिन एक चीज जरूर बदली है,
वो है केजरीवाल की सियासत। एक साल पहले तक केजरीवाल सीधे सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर हमला बोलते थे, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पिछले एक साल में पीएम मोदी के नाम को लेकर ना तो कोई ट्वीट किया है और ना ही सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है। 3 साल पूरे हुए, 2 साल बाकी हैं, यानी सरकार के पास काम ज्यादा, वक्त कम बचा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार की कोशिश होगी कि जनता से किए सभी वायदों को इन 2 सालों में पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इसी पर केजरीवाल सरकार का आने वाला भविष्य टिका है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब आपको जबलपुर की खबर दिखाते हैं। यहाँ नर्मदा नदी के तेज बहाव में एक महिला फंस गई थी, लेकिन लोगों ने रेस्क्यू करके इस महिला की जान बचा ली। देखिए किस तरह इस महिला को झरने के पास से रस्सी के जरिए बचाया जा रहा है। दरअसल ये महिला तेज बहाव में बहती हुई एक चट्टान पर आकर फंस गई थी और जब कुछ लोगों की इस पर नजर पड़ी तो उसे रेस्क्यू करके बचाया गया। और अब बात आज के सवाल पर लोगों की राय की। तो आज का बुनियादी सवाल जो हमने पूछा था वो ये कि सेना को धर्म के आधार पर बांटने के अज़रुद्दीन ओवैसी के बयान पर क्या ओवैसी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो नतीजे हैं वो हम आपको बता देते हैं। 82% लोगों का मानना है कि हाँ, ओवैसी को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि 18% लोगों का कहना है कि नहीं, ओवैसी को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तमाम दर्शक हैं उनकी राय किस तरीके की आई है इस सवाल पर और इस मुद्दे पर, ये भी आपको दिखा देते हैं। ओवैसी को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बयान से सेना को बांटने की कोशिश की गई है, ये कहना है पवनेश कुमार का। तो सीधे तौर पर ओवैसी के बयान की आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये तो देश के लोगों को बांटने में लगे हैं, नवजोत कौर का ऐसा मानना है। तो इस तरीके की अलग अलग राय भी निकल कर आ रही है। चंदन कुमार कहते हैं कि शहीद जवानों का कोई मजहब नहीं होता, यकीनन ओवैसी को माफ़ी मांगनी ही चाहिए। तो 82% लोगों का मानना है कि ओवैसी को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए।